Now you can see my screen, Anuradha. Yes, ma'am, I can see. Good. So now अब हमने बात करी थी लास्ट टाइम पे कि why do we need a disaster management plan, हमें क्यों चाहिए एग्जैक्टली हमें करना क्या, मतलब क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हमारे रिसोर्सेज लगते हैं, हमारा टाइम लगता है, हमारे लोग लगते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होती है, और ऑब्वियसली डिजास्टर खुद में एक ऐसी चीज है जो लाइफ थ्रेटनिंग है ना। सो डिजास्टर का नाम सुनते ही कोई भी इंसान उसमें इन्वॉल्व होगा, अगर उसको इवन मैनेज करने के लिए भी या डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में सोचने के लिए भी या उसकी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए डर जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमें क्यों देखना है, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हो गया, बट अब उसको कैसे समेटें, लाइक हाउ डू वी मैनेज दैट एफिशिएंटली सो दैट उसका जो इम्पैक्ट है वो हम कम कर सकें। ठीक है, इजी। Yes, ma'am. ओके, अब हम बात करते हैं कि अब जब हमें मालूम हो गया कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमें बनाना है, उसकी नीड है, अब हम कैसे बनाएंगे उसको, क्या करेंगे उसमें, है ना। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज ऑल अबाउट प्लानिंग अहेड, यू हैव टू फोरकास्ट, यू हैव टू प्लान, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, होगा क्या क्या, मतलब किस तरह के डिजास्टर्स हो सकते हैं, और उसको मतलब पहले से ही हमें, हम ये नहीं कह रहे कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, पर हम फोकस कर रहे हैं। प्रिडिक्ट करने पर तो ये होता है कि अभी इसकी अकरेंस या इसकी होने के चांसेस इतने हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी तो होने के चांसेस की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या टाइप के डिजास्टर्स हो सकते हैं, मतलब किस तरह के अभी तक के डिजास्टर्स नेचर ने हमें एक्सपीरियंस करवाए हैं और उसको कैसे झेला गया, तो उसके बेसिस पे हम लर्निंग से हम लोग आगे अपने प्लानिंग करके चलते हैं। सो यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट कुड गो रॉन्ग इन अ डिजास्टर एंड डेवलप प्रोटोकॉल्स टू एड्रेस दोस, है ना, क्योंकि हम बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे डिजास्टर्स हो सकते हैं, किस तरह के हमारे इश्यूज आ सकते हैं, किस तरह की कैलेमिटीज या इवन ह्यूमन एरर्स की वजह से भी अगर कोई डिजास्टर है तो वो हो सकते हैं, और उसको एड्रेस करने के लिए हमारे क्या क्या प्रोटोकॉल्स होंगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या क्या तरीके होंगे, वो हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करते वक्त ध्यान रखते हैं। Okay. Matter how amazing your team is, how calm they are under pressure, if you don't have place in place, they won't be able to handle problems efficiently when a real disaster strikes. वो क्या बोल रहे हैं कि जो आपकी टीम होगी, है ना, एक बार कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन फैक्टर डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट है, तब आप ये बात करोगे कि भाई ये जरूरी नहीं कि आपके पास कितनी बड़ी टीम है, कितनी अमीर, लेकिन वो टीम, जितनी भी बड़ी टीम है आपके पास, जितने भी लोग हैं, वो कामली उस प्रेशर में आने के बाद कैसे काम करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके लिए हमें पहले से ही प्लान को बना के रखना पड़ेगा, ताकि जितने भी डिजास्टर के इश्यूज आएंगे हम उसको एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, और हम ये भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हमारा प्लान पहले से होगा, हमारे पास सब कुछ ऑन पेपर, हमारा प्रोटोकॉल तैयार होगा, तो हमारी कोई भी जो टीम है वो कंफ्यूज नहीं रहेगी। ठीक है, Okay, ma'am. so they'll be more worried about getting to safety than thinking things through. So if you want to establish an effective disaster management, you have to do it long before the disaster is on the horizon. Means कह रहे हैं कि जैसे हमने बात करी कि आपकी अगर टीम कंफ्यूज नहीं है, स्कैच नहीं है, तो जब आपका डिजास्टर होता है, जैसे कोई भी मुसीबत आती है, तो जनरली अगर हम एक इंसान की बात करें, जनरली अगर हम ह्यूमंस की बात करें, वो लोग बिल्कुल क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, राइट, बहुत परेशान हो जाते हैं। अब जैसे कुछ भी किसी के साथ बुरा होता है, एनी मिस हैपनिंग एनीथिंग, फॉरगेट अबाउट इवन बड़े लेवल पे, छोटे लेवल भी कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम क्या होता है उस प्रॉब्लम में ही फंस जाते हैं, हम समा जाते हैं उस प्रॉब्लम के अंदर, और उस प्रॉब्लम की क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे साथ ही क्यों, इन सब, rather than thinking of one now what should be solution, we are stuck with the problem. So disaster management में ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो भी हमारी टीम होगी उसके पास अगर हमारा लेआउट बना रहेगा, एक प्रोटोकॉल बना रहेगा, एक प्लान बना रहेगा, in that case rather than sticking to a problem, they would be executing and working on the solutions. तो इसीलिए हमारे पास जब पहले से ही हमारे पास एक प्लान तैयार है, तो टीम जो है मेरी वो प्रॉब्लम पे ना काम करके सॉल्यूशन पे काम करती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
Yes, ma'am. ओके, अच्छा, तो जब भी आप प्लान बनाओगे, जब भी हम अपना कोई ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान करेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो हम जैसे मैनेजमेंट में पढ़ते थे ना, हम एक स्ट्रक्चर बनाते थे, ऑर्गेनाइजिंग करते थे ना, जिसमें हम ये डिसाइड करते थे कि किस किस तरह की हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ होगा, कौन क्या काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ऐसे ही डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान के टाइम पे हमें ये आइडेंटिफाई करना है हु डज व्हाट, कि कौन क्या करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको लोगों को मैनेज करना, उसके बाद अपनी वो जो लोग हैं आपके पास, जो रिसोर्सेज हैं, वो उन रिसोर्सेज को उस इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे मैनेज करना है, जिसमें हम लोग इमरजेंसी के टाइम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले से फिक्स करेंगे। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, यू शुड हैव सर्टेन टीम मेंबर्स लिस्टेड who other employees can contact if they need information. If there are certain protocols that must be followed to keep your workplace safe in a disaster such as chemical containment, you have to identify what employees will stay behind to execute those protocols before they evacuate. वो कह रहे हैं कि कोई भी, जैसे कोई भी डिजास्टर होता है, कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी एक फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट होता है, इमरजेंसी होती है, तो उस टाइम पर कौन, ये सबको क्लियर होना चाहिए टीम में, या अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर हम कंपनी की बात करें, हॉस्पिटल की भी बात करें, तो उनको पता होना चाहिए कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे कांटेक्ट करना चाहिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे अगर आग लग गई, अगर किसी हॉस्पिटल में, या कुछ कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तो उस टाइम पर ट्रांसपोर्ट का कौन हेड है, फायर अलार्म का कौन हेड है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल के लिए कौन है, किससे बात कर सकते हैं, इमरजेंसी नंबर्स कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे हमें एक हेल्प मिलेगी, फर्स्ट एड कहाँ पे अवेलेबल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए पहले से हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लोगों के साथ फिक्स करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि वर्क थ्रू considerations early. So if you're setting up a disaster recovery site as part of your plan, you have to work through your consideration early. For example, location. So how far is your disaster recovery site from your original site? If that's far from your original site, employee may have trouble getting to it. इसका मतलब कह रहे हैं कि जो भी, जब ऐसे आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर ली, उसके बाद आप क्या करोगे, एक डिजास्टर कवरेज साइट को पहले से सेट करोगे, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, या जैसे स्पेशली फैक्ट्रीज की बात करी जाए, तो फैक्ट्रीज में अगर एक्सीडेंट हो जाता है, काम करते करते किसी मजदूर को चोट लग जाती है, कोई मशीनरी हो, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ ऐसा इशू हो जाता है, या फिर कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बेसिक सा चोट लगती है लोगों को, या उनके जो भी आपके कंस्ट्रक्शन में आपकी जो टीम होती है, जो काम कर रही है, जो आपके मजदूर है ना, उस केसेस में, या हेल्पर्स हैं, है ना, तो उस केस में क्या होगा कि पहले से ही एक छोटा सा प्लान बना के रखेंगे वो लोग, कि भाई अगर कोई इमरजेंसी हो गई, या इवन छोटे से फर्स्ट एड इश्यूज हो गए, तो कहाँ पर चीजें अवेलेबल होगी। मतलब एक छोटा सा डिपार्टमेंट, या वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे एक छोटा सा कोई एक प्लेस हम एलोकेट कर लेते हैं, जिसमें 4 सपोर्टर्स बिठा देते हैं, जिसमें एक डॉक्टर होगा या 2 नर्सेज होंगी, ताकि अगर बड़ी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है और उस टाइप पे कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट एड है उनको वहां मिलके, उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल भगा सकें। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे रिकवरी साइट्स हैं, उसके ऊपर भी हमें काम करने, कंसिडरेशन डालनी है कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है वो उस पर्टिकुलर काम के लिए, और उसके हिसाब से आप लोकेशन सेट करोगे कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे छोटे एड्स की जरूरत है, वो वहीं मिल गया, और बड़े एड की जरूरत है तो हॉस्पिटल हमारा नियर बाय होना चाहिए, और उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल होना चाहिए, या कॉन्टैक्ट नंबर्स होने चाहिए, फोन इजीली अवेलेबल होना चाहिए, फाइनेंसेस इजीली अवेलेबल होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हमारे को रिसोर्सेज हैं, उसको हम कंसिडर करेंगे, विल वर्क थ्रू दोज रिसोर्सेज पहले से ही। उसके बाद कह रहे हैं कि जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, डिजास्टर जब होता है, जो नुकसान होता है उसमें, उन नुकसान में आपका ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज दोनों का नुकसान होता है। लेकिन जब आप पहले रेस्क्यू करने की कोशिश करोगे, बचाने की कोशिश करोगे, क्या बचाने की कोशिश करोगे अनुराधा पहले? अनुराधा, यू आर देयर? Ma'am, life being यू सेड, human, ma'am. हाँ अनुराधा, आपकी ना आवाज थोड़ी सी एको हो रही है, आई थिंक नेट का इशू आ रहा है थोड़ा सा।
हाँ मैम, ह्यूमन बीइंग को बचाना ह्यूमन बींग्स को पहले बचाएं। है। इसका मतलब कह रहे हैं कि जब भी मैम। हम कभी भी डिजास्टर को मैनेज करेंगे, वी हैव टू सेव अवर पीपल फर्स्ट। सो अबव ऑल यू नीड टू पुट पीपल फर्स्ट। योर एम्प्लॉयज आर द वन हु गेट योर डिजास्टर प्लानिंग टू वर्क। और इसका मतलब ये है कि जब भी आप डिजास्टर प्लानिंग करोगे, अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करोगे, तो सबसे पहले हम अपने लोगों को ऊपर रखेंगे, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी पीपल, जैसे अगर आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में देखते होगा, कितने लोग इंजर्ड हुए, उन इंजरीज को कैसे हैंडल करें, उनको कैसे सेफ्टी दें, उनको कैसे मेडिकल केयर दें। क्योंकि ये सब चीजें अगर आपके पास नहीं है, तो आपका जो लॉस है वो काफी हद तक बढ़ता रहता है। ठीक है। और इन चीजों को हमें डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के टाइम पर बहुत केयरफुली मैनेज करना है। ठीक है। अच्छा। सो वंस यू प्रायोरिटाइज ओके योर एम्प्लॉय सेफ्टी, उसके बाद आपकी जो जो प्लान बनाते हैं हम, ये हमारे लिए इजी हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अब हम, यस मैम। ओके गुड, नेक्स्ट हम बात करें कि डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान किस 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 चीज के लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, विल एंटिसिपेट द टाइप ऑफ डिजास्टर दैट आर मोस्ट लाइकली टू अकर। हमने बात करी थी अभी कि कौन कौन से डिजास्टर्स हो सकते हैं, कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, कौन कौन सी इमरजेंसी हो सकती है। इसमें आपके दोनों ही मैनमेड भी और नेचुरल दोनों आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है, उसका इफेक्ट क्या होगा। मतलब अगर फ्लड आती है तो उसका क्या असर पड़ सकता है। अनुराधा मेरे को 2 मिनट दो, शिफ्ट में आती हूँ, 2 मिनट। हाँ अनुराधा, हेलो, ओके मैम। जस्ट ओके गिव मी मैम। 2 मिनट। ओके मैम।
Okay, Anuradha, you there? Hello, Anuradha. Yes, ma'am, I'm there. हाँ, अब बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट को। जब प्लान करेंगे, क्यों प्लान करते हैं? एक तो एंटिसिपेट करने के लिए डिजास्टर्स को, उसके क्या इम्पैक्ट रहेंगे, क्या हमारे को मिटिगेटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है। मींस जो हमें रिस्क को मैनेज करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज या किस तरह की स्ट्रेटजीज हमें प्लान करनी पड़ेगी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, इन्वॉल्व ऑल रोल प्लेयर्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर टू रिस्पॉन्ड द चैलेंजेस पोज्ड इन डिजास्टर सिचुएशन। यू मीन जो भी हमारे उसमें प्लेयर्स रहेंगे, जो भी हमारे टीम रहेगी डिजास्टर मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए, उन सारे रोल प्लेयर्स को इन्वॉल्व करके कोऑर्डिनेटेड मैनर में तरीके से, ताकि वो उस डिजास्टर को कैसे मीट कर पाए, मतलब कैसे उसके चैलेंजेस को फेस कर पाए, पहले से ही हमें रोल प्ले या पहले से ही हमें कहते हैं ना टेस्टिंग सिचुएशन में एक बार हम उनको लेके आएंगे, ताकि एक्चुअल में जब रियल में जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसको हम कैसे मैनेज करें। आपने मॉक ड्रिल वगैरह के बारे में सुना है कभी? यस मैम। क्या होती है? वो मैम ट्रेनिंग दी जाती है पहले से ही हॉस्पिटल्स में। किस्म का वो लाइव मतलब सिनेरियो कर देते हैं, जिसके अंदर वो दिखाते हैं कि भाई जब ऐसा कुछ हो तो कैसे। जैसे मॉक ड्रिल अगर कंपनीज में बात करो, अर्थक्वेक के लिए क्या मॉक ड्रिल काफी बार करवाई जाती है, जिसमें क्या होता है वो अलार्म बच जाता है, या फायर के लिए क्या है तो फायर अलार्म बच जाते हैं पूरे उसमें, और फटाफट फिर इवैक्यूएट करवाते हैं। मतलब एक ये 40 मिनट्स की या 1 घंटे की पूरी एक्सरसाइज होती है, जिसमें सारे एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है, सो दैट अगर रियलिटी में ऐसा कुछ आ जाए तो किस तरह से उसको उनको इस यस मैम। करना है ना। तो ये बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मॉक ड्रिल्स वगैरह जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो हो गया हमारा कि हमने लोगों को कैसे मैनेज करना है, रोल प्ले हो गया हमारे लोगों को, या हमारे को स्ट्रैटेजीज बनानी है। उसके अलावा हमें ऑब्वियसली और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं कि जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हमें प्रोक्योर करके रखना है। मींस हमें जो एग्जिस्टिंग हमारे पास गुड्स है वो बचा के रखनी है, और डिजास्टर को मैनेज करने के लिए भी जो रिसोर्सेज चाहिए हमें बाहर से एक्सटर्नली या कहीं से भी, उसको भी प्रोक्योर पहले से अपने पास ला के रखना है या पहले से अवेलेबल रखना है, ताकि कभी ना कभी अगर ऐसी कोई भी बाय गॉड फॉरबिड अगर कोई सिचुएशन आई तो हम उसको मैनेज कर सकें। उसके बाद जब आप अपने रिसोर्सेज के ऊपर जब एनालिसिस करते हो ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाता है कि कहाँ कहाँ हम वीक पड़ रहे हैं, यानी कि कहाँ हम हमारी कैपेसिटी या हमारी एफिशिएंसी से ज्यादा खतरनाक है उसको डिजास्टर। अब जैसे अगर स्टॉर्म्स वगैरह की बात करी जाए, है ना, स्टॉर्म्स का भी एक लेवल होता है कि भाई कितना इंटेंस होगा। अब बहुत ज्यादा इंटेंस स्टॉर्म आ जाए तो एकदम से हम उसको कंट्रोल कंट्रोल तो नहीं, बट उसको डिजास्टर को मैनेज करने में हमें डिफिकल्टी होगी। बट अगर छोटा आता है जिसमें जैसे थोड़ा रोड्स पे पेड़ गिर गए या कुछ कंस्ट्रक्शन टूट गई है या रोड्स पे ब्रेक हो गए हैं, वो सब चीजें रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरा पूरे विलेज या पूरा पूरा शहर उसी से पूरी तरह से इम्पैक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाए, बाकी सारी प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर उस टाइम पर उन डिजास्टर्स को मैनेज करना मुश्किल होता है। सो जब भी हम डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऐसे सिचुएशंस है, कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर हमारी कैपेसिटी से ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जब भी हम अपना ये जब फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम अपना ट्रेनिंग देंगे, अपने जो भी लोग हैं, अपनी जो टीम है उनको ट्रेनिंग देंगे, ताकि उनके पास वो स्किल्स हो सके, उनके अंदर वो अवेयरनेस हो सके, वो प्रिपेयर हो सके कि अगर इस तरह के डिजास्टर अगर होते हैं तो उनको क्या करना है। ठीक है, और फाइनली हम लोग एडवांस में प्लान करते हैं रिलीफ ऑपरेशंस। रिलीफ ऑपरेशंस कैसे कि भाई अगर कोई पानी में डूब रहा है तो हमें कैसे रेस्क्यू करना है, फायर है तो क्या प्रॉब्लम, कैसे उसको रेस्क्यू करना है, आपकी फायर अलार्म्स कैसे होने चाहिए, आपकी फायर एक्सटिंग्विशर कैसे होने चाहिए। तो ये सारा जो रिलीफ प्रोग्राम के अंदर आ जाता है, हम उसको पहले से मैनेज करेंगे, दैट विल कम अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो था हमने कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को कैसे डिजाइन करते हैं, मतलब डिजाइन क्यों करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी डिजास्टर प्रिवेंटिव मेजर्स। अनुराधा एक बार इसको पढ़ो फटाफट और फिर मुझे बताओ इसके अंदर क्या समझ में आ रहा है। हाँ जी अनुराधा समझ में आया। यस मैम। ओके क्या बोलना चाह रहे हैं। मैम ये बोल रहे कोई डिजास्टर आता है तो उसको इजीली कंट्रोल करना तो थोड़ा मुश्किल है, सो वी टेक प्रिवेंटिव मेजर्स बिफोर सो दैट वी कैन कंट्रोल लेस, मतलब लेस इफेक्टिव हो हमारे ऊपर, इसलिए हम उसको पहले से ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं बाय डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग एज पर कोड्स, नेशनल और इंटरनेशनल कोड्स होते हैं कुछ, उसके अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है। पहले ही डिजास्टर आए तो एस्केप करने का, जैसे हॉस्पिटल में एग्जिट्स होते हैं, फायर एग्जिट्स होते हैं, वेरी गुड वेरी तो गुड। उस तरह से। ठीक है तो क्लियर है आपको है ना। अच्छा यस। हमें गाइडलाइंस बता रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान को फॉर्मुलेट करते वक्त इसको कैसे बेटर और सेफ बनाना है हम उसमें ये मैनेजमेंट इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि assessment of the size and nature of the events foreseen and the probability of their occurrence। obviously कि कौन सा इवेंट उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, साइज क्या होगा, नेचर क्या होगा और उसकी अक्रेंस। मैंने पहले लास्ट क्लास में भी बताया था शायद कि अक्रेंस बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी डिजास्टर को एनालाइज करने में, इवेलुएट करने में। ठीक है उसके बाद हम लोग प्लान बनाएंगे, अथॉरिटीज के साथ लाइसेंसिंग करेंगे, इमरजेंसी सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे ताकि अपना जो भी हमारा इस तरह का अगर डिजास्टर होता है तो हम उसको हेल्प कर सके, मतलब पहले तो उसको सब प्रिवेंट कर सके और अगर हो जाता है फिर भी नहीं भी वो हमारी कंट्रोलिंग एक्टिविटीज से नहीं वो एस्केप हो रहा तो देन इन दैट केस we will have a preventive way, we'll have a safety measures to handle those disasters। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ की पर्सोनल एंड देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत सिंपल सी बात है और ये वही कॉमन बात रिपीट हुई है कि हमें पहले जो टीम बना रहे हैं उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट पर्सोनल है, इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना और ऑन साइड क्या एक्शन होगा, ऑफ साइड क्या एक्शन होगा वो भी पहले से क्लियर कर देना। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइडलाइन फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ये काफी इजी है, एक बार इसको जस्ट जस्ट गो थ्रू करो एक बार फटाफट से अनुराधा। ओके मैम। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल, डेफिनेशन ऑफ ड्यूटीज पढ़ो इसको।
अनुराधा आ रहा है? Yes, ma'am. एक बार जिसको हो गया अनुराधा? Yes, ma'am. हाँ ओके, कहाँ तक पहुंचे? रास्ता कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो क्या समझ में आया इसमें? मैम वही दो पर्सन होते हैं जो इसमें अपॉइंट किया जाता है। एक तो मेन साइट मेन कंट्रोलर होता है एंड द अदर वन इज इंसिडेंट कंट्रोलर, साइट इंसिडेंट कंट्रोलर। ठीक है। तो मेनली जो साइट इंसिडेंट कंट्रोलर है वही सारा कुछ एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वहाँ कैजुअलिटी सर्च करता है, रेस्क्यू ऑपरेशन वो सारे कोऑर्डिनेट वहीं पे, मतलब जब इमरजेंसी होती है उसी स्पॉट पे वो होते हैं। और ये साइट मेन कंट्रोलर जो है ये मेन हेड है जो डिसाइड करते हैं, कॉल करते हैं, सब अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी? यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओ इसको। साइट मेन कंट्रोलर की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो डिसाइड करना कोई इमरजेंसी है और कहाँ, मतलब ऑफ साइट इमरजेंसी प्लान करना, और रिव्यू करना उसको। पहले स्केल ऑफ इंसिडेंट की मैंने बताया ना, किस लेवल पे हमारा ये इंसिडेंट हो सकता है या हुआ, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या इंटरनल एक्सटर्नल इमरजेंसी की जरूरत है और किस लेवल तक है। उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, क्या क्या इमरजेंसी प्रोसीजर्स होंगे उन सेफ्टी मेजर्स को अप्लाई करने के लिए, ताकि लोग बच सकें और लॉस जो है मटेरियल का वो कम से कम हो सके, है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, जो हमें ऑब्वियसली जो भी हमारी फायर फाइटिंग ऑपरेशंस हैं और फायर ब्रिगेड है या फिर डायरेक्ट कोई भी रेस्क्यू डायरेक्ट टीम से जो होना है, अगर जैसे पानी के लिए जो वाटर रेस्क्यू टीम होती है ना, उनको डायरेक्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट आगे बताओ। टू सर्च फॉर कैजुअलिटीज, मतलब ऑन स्पॉट कोई कैजुअलिटीज है तो उसको हेल्प पहुंचाना पहले। evacuation of the building, to arrange evacuation, मेडिकल वही बिल्डिंग रेडी सबको करवाना निकालना है। सेफ साइड और सेफ वेरी गुड। एग्जिट्स। और साइट मेन कंट्रोलर मतलब आने से पहले उसको मतलब बता देना सारा कुछ, उसको इन्फॉर्म करना जो मेन होगा साइट मेन कंट्रोलर। व्हाट इज लास्ट? To provide advice and information as requested to the emergency services. करेक्ट। तो जो भी हम इमरजेंसी सर्विसेज अपने प्लान में अटैच करते हैं ना, उनकी ऑब्वियसली जब हम किसी तरह के डिजास्टर की बात करते हैं तो मैंने बोला स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल ऑफ डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कितना बड़ा नुकसान हो सकता है और उसको सेव करने के लिए किस लेवल की सर्विसेज चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Because on the basis of that only you will execute the services and the level of team that you will have basis the scale of your scale of the emergency, है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंपनी में आग लगी है, कितनी बड़ी कंपनी है वो, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितने लोग हो सकते हैं, कितने फ्लोर्स हैं,
उस हिसाब से हमें कितनी बड़ी टीम, कितने सारे इक्विपमेंट्स, कितनी आपको, जैसे फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड की जरूरत है तो कितनी फायर ब्रिगेड्स की जरूरत हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है ना कि हमें ये पता चले कि किस लेवल का कैजुअलिटी हुई है, कितने बड़े लेवल पर डिजास्टर हुआ है। और वो डिजास्टर का लेवल जानने के लिए एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपको एक टीम, आपको कुछ लोग अपॉइंट करने पड़ेंगे जो उस इंफॉर्मेशन को इमरजेंसी सर्विसेज तक पहुंचाएंगे। ठीक है, क्लियर है अनुराधा? ठीक है। हाँ ठीक है ना, मैम। इजी है वैसे ये। हाँ, क्योंकि ना अगर आप वैसे एक बार इसको मेरे समझाने के बाद एक बार यस जब यस। गो थ्रू करोगे ना, इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन। और वहां पे आप ना थोड़े से, अच्छा एक चीज और मैं बताऊंगी कि ऑलवेज इंक्लूड सम एग्जांपल्स, है ना, दैट विल हेल्प यू टू फेच गुड मार्क्स इन योर पेपर। आपके पास एक कंटेंट भी अच्छा हो जाता है ना। अच्छा, अब बात करें कि साइट का जो मेन कंट्रोलर है उसको कहाँ से लाएंगे। एक बार जस्ट गो थ्रू करो फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। डन मैम। बताओ फटाफट से। मैम ये जो साइट मेन कंट्रोलर है, ये सारा कुछ बेसिकली डिसाइड करता है कि मेजर इमरजेंसी है या माइनर है, ऑफ साइट है, ऑन साइट है। पहले से इमरजेंसी प्लान बनाता है, रिव्यू करता है सब कुछ, और ट्राई करता है कि लेस टू लेस कैजुअलिटीज हो, और उसको इंश्योर करता है कि जो भी कैजुअलिटीज हुई है वो ठीक से ट्रीटमेंट मिल रहा है उनको। फिर चीफ ऑफिसर्स ऑफ द फायर एंड पुलिस सर्विस इनको भी लाइज करने के लिए हेल्प करते हैं, और जो भी इमरजेंसीज है उसको लॉग बुक में मेंटेन करना, वो भी। फिर मीडिया के सामने भी ये लोग बोलते हैं, स्टेटमेंट्स रखते हैं। लॉग मतलब, और लॉग जो भी लॉस। मेंटेन क्या मतलब है? हम लॉग मेंटेन कर रहे हैं, मैम लॉग आई थिंक रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रहता है। वेरी गुड, एक टेबल बना के रख लेते हैं जिसमें हम जितनी भी इमरजेंसी हो सकती हैं या पास्ट में हुई है उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। फिर उसका किस लेवल पे डिजास्टर हुआ था वो बनाते हैं। अच्छा, उसके लिए फिर कौन कौन सी इमरजेंसी नंबर्स हैं वो बनाते हैं, है ना, वो सारा पूरा। तो दैट्स अ लॉग। ठीक है। अच्छा, और फिर यस मैम। रिहैबिलिटेशन। और मैम ये मीडिया के। हाँ। और जो भी अफेक्टेड एरियाज है उसको वापस से ठीक करना, मैनेज करना, रिलेट करेक्ट, उसको करना। दोबारा से अगर रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है तो वो करेंगे, या थोड़ा उसमें चेंजेस की जरूरत है तो वो करेंगे, है ना। अच्छा, ओके। आप कह रहे हैं कि प्रोसीजर फॉर ट्रीटमेंट, जैसे ही आपको इमरजेंसी का सिग्नल मिलता है ना, साइट इंसिडेंट कंट्रोलर ऑफिसर पूरी सिचुएशन को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है। अब जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो काम करना शुरू करेंगी। जैसे कि फर्स्ट एड पार्टी विल रेंडर फर्स्ट एड टू कैजुअलिटी एट द प्लेस ऑफ अकरेंस एंड दोज रिक्वायरिंग फर्दर ट्रीटमेंट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू नियरेस्ट हॉस्पिटल बाय एम्बुलेंस, है ना। बिकॉज ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया था अभी आपको एक साइट का एग्जांपल कि अगर साइट के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट है और वहां पे कोई इसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर जो छोटी मोटी एड्स है, छोटी मोटी सपोर्ट है, छोटी मोटी फर्स्ट एड है, वो आपको उसी जगह पर आपको दे दी जाती है। और उसके बाद अगर फर्दर कुछ कुछ बड़ा इशू है
जहाँ पे हमें उसको आगे दूसरे मतलब बड़े हॉस्पिटल लेके जाना है, तो वहां से उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट फोन नंबर्स हैं जो हमारे पास, हमारे जो जो भी हमारा प्लान होगा उसके अंदर, जो एकेडमिक ब्लॉक बनाया जाएगा उसके अंदर आएगा। सबसे पहले फायर ऑफिस का, आपका पुलिस स्टेशन का, हॉस्पिटल का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दीज फोर? अनुराधा, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? हेलो। हाँ सॉरी मैम, आई थिंक नेटवर्क इशू था, सब कुछ बंद हो गया था एक बार में। मैम हेलो। Yes, Anuradha. Sorry, sorry. So I understood. I understood that you had a network issue. So that is why I waited for you. ओके मैम, वी कैन कंटिन्यू। हाँ, ओके। अच्छा, ये मुझे आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि ये जो फोन नंबर्स हैं ये प्रोमिनेंटली आपके प्लान के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए एकेडमिक ब्लॉक के अंदर। तो व्हाट डू यू से अबाउट दिस फोर? यस मैम, फायर ब्रिगेड का पुलिस स्टेशन, नियरेस्ट हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट एडमिन का नंबर वो बाहर बोर्ड पे होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों होना चाहिए? मैम वही लाइजनिंग के लिए, अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, लाइजनिंग ऑफ फायर ऑफिसर्स, ये सब के लिए जरूरी होती है कभी कभी। और उसके अलावा वैसे भी जैसे जैसे आपने पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए तो कॉल कर दिया, जैसे आपने हॉस्पिटल, पुलिस या फायर ऑफिस के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेपर वर्क है, कोई फॉर्मेलिटीज है या कोई प्रोसीजर है स्टेट रिलेटेड है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट है, उन सबको मैनेज करने के लिए या उन उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपके पास हाँ। आपके डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनका भी नंबर होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। यस। ओके। अच्छा, उसके बाद ये छोटे, हाँ जी मैम। हाँ, छोटी छोटी दो चार चीजें हैं जैसे फायर एड, ऑब्वियसली इंजरीज को, पर्सन जो भी लोग आपके इंजर्ड होते हैं उसके लिए आपके पास डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब रेडी होना चाहिए और एडिक्वेट फैसिलिटीज होनी चाहिए आपके पास उस टाइम पर डिजास्टर को मैनेज करने के लिए। उसके बाद आता है रिपेयर सर्विसेज, जिसमें जैसे अगर छोटे छोटे इश्यूज हो गए, जैसे अगर बिल्डिंग्स में कुछ कुछ क्रैक्स आ गए हैं या कोई कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो उस तरह की सर्विसेज के टाइम पे आपका रिपेयर करने के लिए आपके रिपेयर सर्विसेज होने चाहिए, जिसके अंदर आपके एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होता है,
जैसे कि आपका पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज सिस्टम और ये सारी चीजें हमारे डिजास्टर फाइल के अंदर मैनेज होनी चाहिए। उसके बाद फायर फाइटिंग सर्विसेज, ऑब्वियसली भी फायर से रिलेटेड रेगुलेशंस हैं वो सारे एनफोर्स होने चाहिए। ऑटोमेटिक फायर अलार्म होना चाहिए, डिटेक्शन सिस्टम पहले से होना चाहिए, एक फायर सिस्टम होना चाहिए, मतलब फायर अलार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, है ना। इसके लिए भी अब 3 टीम्स बनाएंगे हम लोग। फायर फाइटिंग टीम, दूसरा आ जाता है आपका रेस्क्यू टीम या सैल्वेज टीम जो वहां से इवैक्यूएट कराती है उस लोकेशन को, और तीसरा आ जाता है हमारा कॉर्डन पार्टी या पिकेट। कॉर्डन पार्टी क्या होता है, कुछ आइडिया? नहीं कॉर्डन पार्टी क्या होती है कि मैम। लोग कुछ स्पॉट्स पे खड़े कर दिए जाते हैं और वहां पे लोगों को वहां से आना जाना या लोगों का उस स्पॉट पे जाना रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो जो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो टीम अलॉटेड होती है ना, जो खड़ी होती है वहां पर, उसको बोलते हैं कॉर्डन पार्टी। ठीक है, ठीक है। कई बार ना छोटा सा जैसे कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं कि फायर अलार्मिंग होगी तो या फायर फाइटिंग टीम होगी तो उसकी क्या क्या काम होंगे, वो सब चीजें कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल है कि जब जब भी फायर अलार्म होगा वहां से रश करना है। दूसरा, ट्राई टू रश द फायर विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग। अगर छोटी फायर मतलब लगता है कि भाई उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो फायर एक्सटिंग्विशर्स जो है उससे या हाइड्रेंट्स वगैरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद एक्ट एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आईसी फायर ऑफिसर्स, है ना, जो आपके कंट्रोलर ऑफिसर्स हैं उसके हिसाब से आप जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मिलेगी टीम को उसको फॉलो करना है ना। उसके बाद द मेंबर्स ऑफ फायर फाइटिंग टीम विल एंटर द बिल्डिंग इन पेयर्स। ऑब्वियसली जैसे जो भी टीम होगी आपके पास फायर फाइटिंग टीम एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो उस बिल्डिंग के अंदर एंटर करेगी। जितने भी आपके एग्जिट रूट्स हैं वो पहले से मार्क्ड हो जाएंगे कि यहाँ से लोग निकाले जा सकते हैं। डू नॉट ओपन द डोर्स विंडोज इफ इट विल फैन दी फायर, मतलब कह रहे हैं कि जिस भी बिल्डिंग में आग लगी हुई है वहां की हम डोर्स और विंडोज को ओपन नहीं करेंगे। डायरेक्ट द जेट ऑफ वाटर एट द स्ट्रीट ऑफ फायर, वेरी सिंपल। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर if the room is full with smoke, do not walk in it. Tie a wet cloth on mouth and crawl towards the exit. ये भी एक स्टेप है जिसमें जो टीम है या लोगों को इसमें अवेयरनेस दी जाती है कि आप अगर स्मोकी रूम हुआ तो उसमें आप डायरेक्टली वॉक इन नहीं करेंगे। आप एक वेट क्लोथ से अपना मुंह को कंट्रोल करके और क्रॉल करके जाएंगे। और हेल्प इन फायर फाइटिंग टू द फायर ब्रिगेड पर्सोनल, ऑब्वियसली क्योंकि अगर बड़े लेवल पे डिजास्टर है, बड़े लेवल पे अगर फायर है तो वहां पे फायर ब्रिगेड पर्सोनल को लास्ट में आप हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि रेस्क्यू प्लान जो है ड्यूटीज उसमें क्या रहेगी, सेल्वेज प्लान बनाएंगे तो उसमें क्या रहेगा। तो अगेन सेम चीज है, वैसे मोटा मोटी वही रहेगा कि जब भी कोई फायर होती है, रश टू द सीन ऑफ फायर, ट्रैप पर्सन को हम लोग रेस्क्यू करेंगे वहां से, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मटेरियल्स उन सबको वहां से सेव करेंगे, वहां से सिक्योर करेंगे। ऑलवेज एंटर्स इन पेयर्स में जाना है, मतलब सिंगल सिंगल ना जाके ग्रुप में ना जाके टीम को पेयर्स में जाना चाहिए। एग्जिट पॉइंट्स को मार्क करके रखना चाहिए और फायर फाइटिंग टीम को सपोर्ट करना होगा। फिर नेक्स्ट हम कहते हैं कॉर्डन ड्यूटी की क्या या पिकेट ड्यूटी की क्या ड्यूटीज, पिकेट पीपल की सॉरी क्या ड्यूटीज होती है पिकेट टीम की। ऑब्वियसली सबसे पहले वहां जहाँ एक्सीडेंट हुआ है वहां पहुंचना है। कॉर्डन द एरिया ऑफ फायर, यानी कि बिल्डिंग इन्वॉल्वड इन फायर एज सम मिसक्रेंट्स ट्राइज टू स्टील द मटेरियल। वहां पे हम उसको सिक्योर कर लेते हैं, हम बिल्डिंग को चारों ओर से सेव कर लेते हैं ताकि कोई लोग उसके अंदर, मतलब कोई मिसक्रेंट्स का मतलब है जो लोग जबरदस्ती चुपचाप अंदर घुस के कुछ वहां से चोरी करना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि उस टाइम पर डिजास्टर के टाइम पे ऑब्वियसली हॉच पॉच होता है तो कई लोग उसको फायदा भी उठा लेते हैं, तो उससे भी सेव करना। फिर क्राउड जो है यानी कि जो लोग हैं वहां पे उनको वहां पे अलाउ नहीं करना, एंटर नहीं करने देना। और कीप विजिल ऑन ऑल पर्सन असेंबल्ड एट द साइट, लोगों के ऊपर भी ध्यान रखना। विजिलेंस जो बोलते हैं ना, एक नजर रखना, एक बार की नजर जिसमें आप लोगों को हाँ रहते हो कि भाई वहां पे जो आसपास लोग हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि डिजास्टर के टाइम पे कुछ लोगों की गलतियों से डिजास्टर बहुत बड़ा बहुत बड़े लेवल पे भी पहुंच जाता है, या वो जो कंट्रोल हो सकता था वो भी नहीं होता बिकॉज ऑफ दी some external people, those who are not aware of the proper steps and rather creating issues and creating panic at the site। तो वो सब चीजों के ऊपर भी बहुत सारा ध्यान रखना है। ठीक है,
एक हमारे पास रहता है ट्रैफिक कंट्रोल, फ्री मूवमेंट ऑफ द फायर व्हीकल, एम्बुलेंस, ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना है हम लोगों को। सिक्योरिटी पर्सन जो है वहां पे आराम से पहुंच सके, और जो भी हमारी इमरजेंसी है वो आपकी क्लियर रहे, फ्री रहे, ऑब्स्ट्रक्शन से किसी तरह के कोई हर्डल्स ना हो। और जो भी मोटर से लोग आ रहे हैं इमरजेंसी साइड पे, will not be allowed to park vehicle within 100 meters of fire, obviously। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि जब कोई अगर अगर फायर हो जाती है, फायर डिजास्टर के टाइम पर 100 मीटर की दूरी से ही आप अपना कोई व्हीकल रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये एक छोटा सा पॉइंट है प्रिवेंटिव मेजर्स, इसको इसको अर्थक्वेक वाले के बाद में करेंगे। अच्छा, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको ये बता दिया था ना, डिजास्टर्स कितने टाइप के होते हैं, हैजार्ड्स कितने टाइप के होते हैं, मैन मेड और नेचुरल, कर लिया था ना हमने ये, मतलब मैंने वो स्टार्टिंग में कराया था, ये वही सेम। एक ना मेरे को फेज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, वो फेज वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक ना छोटा सा ये दो टॉपिक है ना, ये वाले एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। यस इसको पढ़ो मैम, फटाफट। एंथ्रोपोजेनिक और हाइट डिजास्टर आया हुआ है। हाँ, एंथ्रोपोजेनिक और हाइब्रिड डिजास्टर। डन मैम। डन, चलो फटाफट से बताओ, जस्ट क्विकली। यस मैम, एंथ्रोपोजेनिक जो डिजास्टर्स होते हैं कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन और इनएक्शन, लाइक टेररिस्ट अटैक, इंजरीज होती है, मेडिकल इमरजेंसीज हो जाते हैं, एक साथ बहुत सारे लोग कैजुअलिटीज हो, तो उसको बोलते हैं ब्लास्ट वगैरह हो गया। ये ब्लंट क्या है मैम? ब्लंट और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा। ब्लंट, ब्लास्ट एंड पेनिट्रेटिव ट्रॉमा, बेसिकली ट्रॉमा के वो स्टेज, जैसे ब्लंट एकदम से एंगर निकलता है ना लोगों का, है ना, सो दैट इज योर ब्लंट रिएक्शन। सो ब्लंट जैसे होता है ना, बहुत ब्लंट है बात करने में, सुना है कभी? यस मैम। है ना। ब्लास्टिंग, ब्लास्टिंग में ये रहेगा कि आपका एकदम से जैसे अगर टेररिस्ट ने अटैक किया या बॉम्ब लगाया, तो उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ, मींस जो एकदम से जो जिसको बोलते हैं ना कि एकदम से बहुत बड़े लेवल पे यू नो लॉस हुआ लोगों के, मतलब वहां पे ह्यूमन लॉस और मटेरियल लॉस एकदम से बहुत एग्रेसिव लेवल पे जिसको बोलेंगे, है ना। और पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा में कि वो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग को हैक कर दिया, या लोगों को हैक कर दिया, तो वहां एक वो अभी वो इशू चल रहा है, पेनिट्रेट हो रहा है ना, ओके उसका इम्पैक्ट आना है। तो ये इस टाइप के जो ट्रॉमास होते हैं, इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर। आपका ओके ओके लास्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हाइब्रिड डिजास्टर वो क्या है? मैम, ये नेचुरल फेनोमेनन है हाँ, जहाँ पे ह्यूमन की इंटरवेंशन की वजह से ज्यादा हो जाता है, अभी जो करेक्ट। आपने बताया था। हाँ, तो जैसे कि आपके फ्लड्स हैं, आपके फ्लैश फ्लड्स हैं, इवन जो ग्लोबल वार्मिंग है, दैट इज ऑल्सो हाइब्रिड डिजास्टर, क्योंकि लोग नेचुरल रिसोर्सेज को इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नेचुरल हमारे एनवायरनमेंट की, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये दो एकदम इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे जो आपके एग्जाम में आए हुए थे, मैंने इसको यहाँ पे मैम, ये बस एक एक पैरा ये लिखने से हो जाएगा क्या कुछ शॉर्ट छोटे नोट्स नोट्स में? आए हुए हैं, इन्हें इस पे मैं डाल दूंगी और कंटेंट, पर ये टर्म ही पूछी है उन्होंने, ज्यादा
पूछा नहीं होगा किसी से बड़े लेवल पे। मैं ऐड कर दूंगी कंटेंट इसके अंदर, जब आप पढ़ने बैठोगे तो यू विल फाइंड मोर कंटेंट टू इट। इसका जो मीनिंग है, मेन अंडरस्टैंडिंग वो यही है। ओके मैम। ठीक है, चलो फिर अब हम रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, है ना। क्वेश्चन पेपर्स हैं मेरे पास, तो उसके बेसिस ओके उसमें कंटेंट डाल दूंगी इसमें, ठीक है। ओके मैम, ओके ओके ठीक है, मैम, when will be the next class? you want me to do it tomorrow Yeah मैम, in the same time. 7:30 or 7? मैम 7:30 is okay. ठीक है, 7:30 कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, ओके। ओके बाय, ओके, थैंक यू मैम, गुड नाइट। टेक केयर, बाय।